गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे व्याकरण भाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक, है ना, कि 4 पाठ है, उनमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे और वो पाठ है बेटा रस। ठीक है। अब रस क्या है? आम बोलचाल में किसी भी चीज का निचोड़, इसका सार रस। लेकिन हम अगर हमारे साहित्य को लेकर या हमारी हिंदी को लेकर रस शब्द का प्रयोग करें तो इसका अर्थ होगा आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वही आनंद बेटा रस है। कि कविता को सुनते समय हम जो भाव अपने मन में फील करते हैं, जो हमें अपने अंदर महसूस होता है, जो विचार उस फीलिंग के कारण हमारे मन मस्तिष्क में आते जाते हैं, और वो आनंद जो हमने उस कविता को पढ़ने में और सुनने में महसूस किया कि गुस्सा आया, जोश आया, घृणा आई, आक्रोश आया, हंसी आई, जिस तरह का हमने भाव महसूस किया बेटा, वो भाव रस। वाक्यम रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य, कि जिस पंक्ति में रस है वही कविता है। कि वो एक पंक्ति जिसको पढ़ने से किसी तरह का कोई रस, कोई आनंद नहीं आता, वो कविता ही नहीं। इसीलिए जहाँ अलंकार किसी भी कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं बेटा, तो रस उस कविता की आत्मा, प्राण होते हैं। कि बिना रस के कोई भी कविता प्राण विहीन, आत्मा विहीन। अगर आपने कविता पढ़ते समय कोई अनुभूति नहीं की है तो वो कविता कहलाने योग्य नहीं है। उसमें वो फीलिंग होनी चाहिए कि वह आपके दिल को छुए, वह भाव होना चाहिए, और वही भाव रस। कि किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने में, पिक्चर को देखने में, गाने को सुनने में जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है बेटा, उसे ही रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। कि बिना रस के काव्य मृत प्राय। आनंद, सुनने में आनंद ही नहीं है तो वह क्या हमारे मन को छुए? हमारे मन को जाकर वही चीजें छुएगी बेटा जिसमें हम डूबेंगे, जिसको हम फील करेंगे। तो वही कविता जिसको हमने फील किया है, जिसको सुनने में हमें आनंद की अनुभूति हुई है, वो कविता है। और उसी आनंद को, कविता को पढ़ते, सुनते और देखते समय किसी भी चीज को जिस रस की, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे काव्य कहते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक रस का आधार कोई ना कोई भाव होता है। ठीक है ना। कि अगर कविता लिखी गई है तो कभी वो हंसाने वाली होगी, रुलाने वाली होगी, गुस्सा दिलाने वाली होगी, है ना, हमें आश्चर्य करवाने वाली होगी। ठीक। तो वही जो भाव है बेटा, वो रस का आधार होते हैं, है ना। कि हर रस को फील करने का कुछ ना कुछ आधार होता है, और वो आधार हमारे मन में है, वो भाव हमारे मन में है। वो भाव मन के विकार होते हैं, मन में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो ये सारा जब हम भाव और ये सारी चीजें हैं, ये हम जब पाठ को पढ़ेंगे, हम रस के अंग पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें समझेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझो कि हर रस देने वाला काव्य, रस देने वाला वाक्य काव्य कहलाता है, और काव्य की आत्मा रस होता है। ठीक है। और रस मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर रसों को 9 रस में, 9 रस में बांटा गया है। ठीक है बेटा। ये 9 रस कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस। ठीक है। इसी में 2 रस और आते हैं बेटा, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इन्हें श्रृंगार रस में ही रखा जाता था, लेकिन अब आधुनिक काव्य के अनुसार इन्हें भी 2 अलग उसमें रखा जाने लगा है। तो 9 की जगह आज के उसमें 11 रस माने जाते हैं।
और 11 रस इसीलिए क्योंकि श्रृंगार रस जो रति के भाव से प्रेरित है, जहाँ नायक और नायिका के भाव है, ऐसा माना जाता है कि भगवान और भक्त का प्रेम और बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम उस रति वाले प्रेम से सर्वथा भिन्न है। वहाँ स्वार्थ रहित पवित्र प्रेम होता है, इसीलिए भक्ति रस और वात्सल्य रस को अलग रखा जाने लगा, क्योंकि इन दोनों के समय जो श्रृंगार रस के समय जो मन के भाव होते हैं और भक्ति के समय जो मन के भाव होते हैं वो दोनों भिन्न हैं। तो इसीलिए 9 रस की जगह कहीं कहीं 11 रसों को भी अब मान्यता दी जाने लगी। इन्हीं रसों के बारे में हम एक एक करके हमारे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि रस काव्य की आत्मा होते हैं और मन को जिस आनंद की अनुभूति काव्य को पढ़ते समय होती है वो रस है। ठीक है, आने वाले दिनों में हम रस के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभव। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो रस के प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। रस के स्थायी भाव के पढ़ेंगे और उद्दीपन विभाव, आश्रय विभाव, ये सारी चीजें हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आज आपका यही कार्य है कि जो ये रस पाठ आपकी किताब में है आपको इसको पढ़ना है और दिए गए चित्रों के माध्यम से इस पाठ को समझने का प्रयास करना है। ओके।